नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हिंदी के टॉप 35 क्वेश्चन, जो कि एक हिंदी मार्क टेस्ट के रूप में होंगे। लेकिन यह नकली मॉडल पेपर नहीं है। यह नकली मॉडल पेपर पढ़ना छोड़िए और असली पेपर देखिए। यानी 2017 में इतने पेपर हो चुके हैं कि आप उन्हें ही देख ले तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यह इस सीरीज का 6वां वीडियो है। तो देखते हैं यह पहला प्रश्न। इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी यानी फितरत का पर्यायवाची क्या होगा। तो फितरत होता है कि इस व्यक्ति की तो फितरत ही है। जैसे कुत्ते की फितरत है काट लेना, या किसी व्यक्ति का जो गुण होता है उसे हम फितरत कहते हैं। यानी कि फितरत का मतलब यहां पर हो जाएगा इस व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है। यानी हमारा आंसर हो जाता है यहां पर ए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसका मैं अगर आप कहेंगे तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा आसानी से। एकाकिनी एक चर्चित शब्द है। एकाकिनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग बदले यानी कि स्त्रीलिंग तो है ही, लिखा नहीं है लेकिन स्त्रीलिंग तो है ही, तो इसको यानी हमें पुल्लिंग बनाना पड़ेगा। तो एकाकिनी का हो जाएगा एकाकी। हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरे। तो लिखा है इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया। तो आप न्यूज में पढ़ते होंगे या न्यूज में सुनते होंगे, तहलका मचाया क्रोध की सफल या रूप या कहर। तो होता है ज्वालामुखी ने फिर कहर बरपाया। तहलका कोई अच्छे चीजों के लिए बोला जाता है। हमारा आंसर हो जाता है ये। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी का मतलब यहां पर विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो थल का विलोम शब्द हो जाएगा जल। थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो थल जमीन पर और जल का मतलब जल में। और फिर से खाली स्थान को भरना है उचित विकल्प को रख के। तो भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का क्या शुरू हुआ, विकार शुरू हुआ। प्रचलन सही उत्तर है, यानी कि प्रचलन शुरू हुआ। हमारा आंसर हो जाता है बी। आप चाहें तो वीडियो को स्लो कर सकते हैं सेटिंग में जाके, या जो ही प्रश्न आए वीडियो को रोक के खुद से उत्तर दीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि वीडियो हमारा लंबा ज्यादा ना हो पाए। यहां पर लिखा है कि किस हिस्से में त्रुटि रह गई, यानी किस वाक्य में कुछ ना कुछ तो त्रुटि है। अब उस त्रुटि वो जो है वो किस हिस्से में आपको विकल्पों के माध्यम से बताना है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन वामन पुराण में किया गया है। तो करवा चौथ के व्रत की यहां पे होना चाहिए का। करवा चौथ के व्रत का पूर्ण वर्णन वामन पुराण में है। यानी कि हमारा जो त्रुटि है व्रत की नहीं बल्कि व्रत का होना चाहिए। यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। यानी ए भाग में ही त्रुटि है। अगला प्रश्न देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है। तो लिखा है अशुद्ध कौन सा है। तो लिखा है यहां पे शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। जब 10 दिन है तो 10 दिनों तक चलता रहा नहीं, शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलते रहे, बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा नहीं, चलते रहे। यानी कि इसी में त्रुटि पकड़ में आ गई। यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। बाकी सारे वाक्य शुद्ध हैं पहले से ही। भूतकाल के भेद में नहीं आता है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो काल वाला जो चैप्टर है इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इससे प्रश्न 1-2 आराम से पूछा जा रहा है। तो भूतकाल का कौन सा भेद नहीं, यानी कि भेद भी आप ध्यान से पढ़िए, कौन कौन सा भेद होता है कौन कौन सा नहीं होता है। ये नहीं कि केवल ये पकड़ लीजिए कि कौन सा वाक्य कौन सा काल है, इतना पढ़ना नहीं। यानी कि व्याकरण से भी, परिभाषा से भी, भेद से भी प्रश्न आ रहे हैं। भूतकाल में के भेद में कौन नहीं आता, तो संभाव्य नहीं आता, क्योंकि संभाव्य केवल वर्तमान और भविष्य काल में ही आ रहा है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है शोध का अर्थ क्या है। अब देखिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो मैंने लिया है, आधा प्रश्न मैंने काट दिया है क्योंकि ये प्रश्न उस विषय से है जिसमें एक गद्यांश दिया रहता है। अपठित गद्यांश देता है। अपठित गद्यांश दे के
8-10 लाइनों का, उसके बाद जो प्रश्न पूछता है वो उसका ये प्रश्न है। तो मैंने गद्यांश हटा दिया है, वो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल गद्यांश को ही मैं उसका प्रश्न कराऊंगा, इसलिए मैं उसे हटा दिया। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं गद्यांश वाले कि जिसमें आप बिना गद्यांश को देखे भी उत्तर सही दे सकते हैं अपनी सामान्य जानकारी के हिसाब से। लेकिन आप वैसे ऐसा मत करिएगा कि बिना पढ़े उत्तर दीजिएगा, पढ़ना जरूर चाहिए। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे जरूर होते हैं जिनका उत्तर आप बिना गद्यांश को पढ़े भी दे सकते हैं। देखिए ये भी गद्यांश के 2 प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। तो इसमें लिखा है शोध का अर्थ क्या है, तो ऊपर गद्यांश को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आराम से समझ जाएंगे। शोध का अर्थ महत्वपूर्ण नहीं होता, विज्ञान नहीं होता, शूरवीर तो हो ही नहीं सकता, अनुसंधान होता है शोध का मतलब। यानी ये ऐसा प्रश्न था जिसको बिना गद्यांश पढ़े भी व्यक्ति उत्तर दे सकता था, इसीलिए मैंने इसको ले लिया था। और ये देखिए ये प्रश्न भी गद्यांश ही से आया था, गद्यांश पढ़ने के बाद उत्तर देना था। लेकिन इसमें भी गद्यांश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा है बुद्धि के धनी, यह व्यक्ति बुद्धि का धनी है। इसका क्या मतलब है, तो उसकी बुद्धि यानी कि प्रखर है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर बिना गद्यांश के पढ़े हम लोग दे सकते हैं। कामायनी किस युग की रचना है, तो कामायनी आपकी रचना है, कामायनी जो रचना है वो छायावाद युग की रचना है। हमारा आंसर हो जाता है डी। धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, तो धुरी का मानक शब्द रूप क्या है, तो धुरी का मतलब होता है धूल, ध में बड़ा उ का मात्रा धूल। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, यानी आप विशेषण को ध्यान से पढ़िएगा। विशेषण में भी प्रकार, कितने प्रकार, उन प्रकारों के भी कई कई प्रकार, तो सभी प्रकारों को ध्यान से पढ़िएगा। अब सतही रूप से पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि विशेषण के कुछ प्रकार आपने पढ़ लिए, उन प्रकारों के भीतर प्रकार को भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए चौगुना काम करता है, तो अब देखिए उसके भीतर के भीतर चला गया विशेषण के, तो चौगुना किसके अंतर्गत आएगा, तो चौगुना आएगा आवृत्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत। हमारा आंसर हो जाता है ए। जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे से अनुपात के रूप में करे तो यहां पर आवृत्तिवाचक सर्वनाम होता है। हमारा आंसर हो जाता है ए। कौन सा अतुल का समानार्थी है, अतुल, उसके अंदर अतुल पराक्रम है, अतुल पराक्रम दिखाया है। तो अतुल का मतलब अनोखा होता ही है, अनुपम होता ही, अपूर्व होता ही, और बहुत आसान सा दे दिया, यानी यही हमारा आंसर होगा। अनल नहीं होगा, क्योंकि अनल होता है आग का पर्यायवाची। निम्न वाक्यों में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है, यानी त्रुटि वाले देखिए कितने प्रश्न है, ये सारे एक मीटिंग के प्रश्न हैं, इसमें त्रुटि वाले देखिए 3 प्रश्न आ चुके अब तक। त्रुटि रह गई है, तो कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो याद रखिए किस वाक्य, इस वाक्य में, जरूरी नहीं कि वाक्य में ही या किसी शब्द में त्रुटि हो, ये त्रुटि वर्तनी की दृष्टि से भी हो सकती है, व्याकरण की दृष्टि से भी। तो केवल व्याकरण पर ध्यान मत रखिएगा, वर्तनी को भी देखिएगा। तो यहां पर जो ये लिखा है कि, यहां पे होना चाहिए कि कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। तो किस वाक्य में की कहां लिखा है, लगता है कि, यानी कि इसमें है, जो कि ऐसे लिखना चाहिए, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए तो सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, अजगर क्यों चाकरी करेगा, कौन क्यों नौकरी करेगा, पंछी कहां किसी का काम करता है, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, यानी आपको लेकिन इस विचारधारा पे नहीं चलना चाहिए, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। अगर एक शब्द भी पता रहता तो चाकरी और राम में से, तो आप आराम से आंसर ठीक कर ले जाते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, ये खाए बौराए है, वो पाए बौराए। तो इसको देखते ही सभी लोग पकड़ लेते हैं, ये इतना चर्चित है कि इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। यमक अलंकार, एक कनक का अर्थ है धतुरा और एक कनक का अर्थ है सोना। जहां एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों ही बार अलग अलग अर्थ हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। दिए गए शब्दों में से उष्ण का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द, उष्ण मतलब गर्म और शीत मतलब ठंडा, हमारा आंसर हो जाता है बी। सांप को दूध पिलाना, कोई कोई कहता है अरे तुम तो एकदम सांप को दूध पिला रहे हो, यानी किसी खराब व्यक्ति को का आप अच्छा कार्य करेंगे, यानी उसके लिए अच्छा करेंगे तो उसको कहा जाता है सांप को दूध पिलाना, यानी बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। हाँ सही है, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। देखिए जो लिखा रहता है मुहावरे में, जैसे इसमें सांप लिखा है दूध लिखा है, तो सांप और दूध जिसमें आ जाए वो तो आंसर होगा ही नहीं।
सांप आ गया, आंसर नहीं होगा। जहरीला आ गया, दूध आ गया, आंसर होगा ही नहीं। अब इन दोनों में हो सकता है, तो अच्छा कार्य करना तो नहीं है, क्योंकि सांप को दूध पिला रहे हैं, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं, इसलिए हमारा आंसर यही होगा। दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी बताना है, नम्रता का पर्यायवाची बताना है। विलोम शब्द कभी कभी गलती से लोग बता देते हैं, तो नम्रता का होगा विनीत। अब यहां पे खाली स्थान को भरना है। शरीर की सुंदरता क्या होता है कि होती है? तो यहां पे याद रखिए, शरीर की सुंदरता होती है उसका चेहरा, यहां तक है। और शरीर की सुंदरता होती है उसका चेहरा, और चेहरा सुंदरता है उसकी, और यहां पे कुछ छूट गया है, और उसकी सुंदरता है उसकी आंखें। तो देखिए यहां पे सुंदरता शब्द के लिए बताना है कि कौन सा लिंग। होता शब्द पुल्लिंग के लिए और होती शब्द स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो चेहरा के लिए यहां पर पूछ रहा है कि चेहरा के लिए, यानी सुंदरता के लिए नहीं, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, क्योंकि चेहरा क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए होता। शरीर की सुंदरता होता है चेहरा, और चेहरा सुंदरता होती है। अब यहां पे कुछ लिखा है, छूट गया है। और उसकी सुंदरता है उसकी आंखें, तो आंखें क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी यहां पर हो जाएगा होती। यानी शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। निम्न में से कौन सी कृति, यानी कि कौन सी रचना 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? यानी अमृत राय की रचना इनमें से कौन सी है? तो हमारा आंसर है ए, प्रेमचंद्र कमल का सिपाही। यानी प्रेमचंद की जीवनी लिखा है किसने? अमृत राय ने लिखा है। जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, जहां पर किसी निर्जीव को, यानी किसी प्राकृतिक रूप को सजीव के रूप में दर्शाया जाए, मानवीकरण रूप दिया जाए, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के, यानी कि मेघ मतलब बादल बहुत बन ठन के आए, यानी मेघ को ऐसा लग रहा है कोई सजीव व्यक्ति है। उसी तरह से जैसे आए महंत बसंत, यानी बसंत ऋतु जो है वो महंत की तरह चला रहा है, यानी कि एक निर्जीव चीज को, या कह सकते हैं कि कोई प्राकृतिक चीज को मानव के रूप में प्रस्तुत करना ही मानवीकरण अलंकार होता है। आंसर हो गया बी। वधु का बहुवचन बताना है। याद रखिए वधु में बड़ाऊ का मात्रा, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे बहुएं, तो इसमें छोटा ऊ का मात्रा हो जाएगा। देखिए इसमें बहुएं लिखा है, लेकिन इसमें बड़ाऊ का मात्रा, इसीलिए ये गलत है। बड़ाऊ का मात्रा रहेगा वधु में, लेकिन बहुवचन बनेगा तो छोटा ऊ का मात्रा हो जाएगा। इस बात को भूलिएगा मत, नहीं तो आंसर कंफ्यूज हो जाएंगे टिक करने में। सही। फिर खाली स्थान को भरना है। सड़क को, अब पहले खाली स्थान पर चेक कर लीजिए क्या सही होना चाहिए, चमचमा, ठीक, चौड़ा या साफ। सड़क को चमचमा करने से लेकर, या ठीक करने से लेकर, या चौड़ा करने से, या साफ करने। तो चमचमा तो कोई शब्द अच्छा नहीं लग रहा है। सड़क को ठीक करना क्या होता है? सड़क को या तो चौड़ा किया जाएगा या साफ किया जाएगा, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। सड़क को चौड़ा या साफ करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही, यानी स्पेशल कोई ईंट है, ईंटों से विरासती झलक या पसंदीदा झलक। पसंदीदा झलक क्या होता है? सबका पसंद अलग होता है, यानी कि विरासती झलक देने की कोशिश की गई है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है बी। एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पता है। देखिए विशेषण से फिर एक प्रश्न आ गया। तो एक लड़का, यहां पर एक शब्द जो है वो विशेषण है, और कौन सा विशेषक है? विशेषण है तो गणवाचक विशेषण है। यह निश्चित संख्यावाचक के चार भागों में से, निश्चित संख्यावाचक के निश्चित संख्यावाचक के चार भेदों में से एक है गणवाचक विशेषण, क्योंकि यहां पर एक संख्या की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो हमारा आंसर हो गया गणवाचक बी। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। वैसे भी आपको कहीं एक ही शब्द दो बार दिख जाए तो आप इस उम्मीद में रहिए कि यमक अलंकार हो सकता है। एक बेनी का मतलब कहे कवि बेनी, एक तो कवि बेनी प्रसाद है, बेनी है,
अब बेनी ब्याल की चुराई लेनी, एक बेनी का मतलब होता है चोटी, यानी एक तो बेनी का मतलब है कवि और एक दूसरा अर्थ है इसका चोटी, यानी एक ही शब्द दो बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, जैसे कनक कनकते में था, यानी यमक अलंकार से दो प्रश्न इस मीटिंग में पूछे गए थे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, चंद बरदाई की रचना है, इसमें र नहीं होगा, चंद बरदाई की रचना है। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, पृथ्वी से क्या दिखता है? पृथ्वी से क्या दिखता है? तो पृथ्वी से एक ही उपग्रह दिखता है, वो है चांद। पृथ्वी से क्या दिखता है? तो पृथ्वी से चांद दिखता है। तो आपको याद रहेगा पृथ्वीराज रासो की रचना क्या चंद बरदाई, या चंद बरदाई किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना है। कृतघ्न, कृतघ्न का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, लेकिन कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है? तो आसान फरामोश, जो किए गए उपकार को न माने उसे आसान फरामोश कहते हैं और वो कृतघ्न कहलाएगा। कहार का लिंग बदलिए, तो कहार शब्द पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग होगा कहारिन, आंसर हो गया सी। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। विश्व में पांच में से चार व्यक्ति विकास देश में रहता है। विकास देश का मतलब विकासशील देश, तो ये शील इसी में है, यानी हमारा यही होगा, यानी कि विश्व में प्रत्येक पांच व्यक्तियों में से चार व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मामा का बहुवचन बताएं। तो कोई भी रिश्ता वाला शब्द हो, कोई भी संबंध सूचक शब्द हो, चाहे मामा, चाचा, पिता, दादा, जिसमें आ का मात्रा है लास्ट में, उसका बहुवचन वही रह जाता है, यानी कि मामा का बहुवचन मामा होगा। आप इस बात को याद रखिएगा। किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक, यानी ये एक यात्रा संस्मरण है जिसका नाम है किन्नर देश में, तो किसने लिखा है? तो किन्नर, और रट लीजिएगा, राहुल सांकृत्यायन, आंसर हो गया ये। कोढ़ में खाज होना, तो कोढ़ भी एक रोग है, उसमें खाज हो जाए, या कह सकते हैं जले पर नमक छिड़कना। एक तो जला हुआ उस पर कोई नमक छिड़क रहा है, उसी तरह कोढ़ तो हुआ ही है, उस पर खाज हो जाए। बीमार तो है ही, किसी रोग से बीमार तो है, उसमें कोरोना हो जाए तो क्या होगा? वैसे ही कोढ़ में खाज होना, कोढ़ में कोरोना होना। तो यानी कि अब क्या होगा? तो जो लिखा रहता है या जो समझाया गया रहता है वही अर्थ कभी नहीं होता है, तो बीमार वाली तो बात कभी नहीं होगा। अब दुख पर और दुख होना, तो यही हमारा आंसर हो जाता है बी। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार थी? तो हर लोग अलग अलग प्रकार से भक्ति करते हैं, कोई प्रेमी के रूप में, कोई दास के रूप में, कोई दोस्त के रूप में। तो तुलसी की भक्ति भावना जो थी वो दास भाव की थी, यानी तुलसीदास अपने आप को दास समझते थे और श्री रामचंद्र को अपना स्वामी समझते थे, यानी हमारा आंसर यहां पर हो जाता है ए। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई के लिए, यूपी की एसआई की परीक्षा तक, यानी जो कि जून में संभावित है, तब तक मैं आपकी तैयारी के लिए कुछ ना कुछ नया चीजें लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।